अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। आज के इस लेक्चर में हम लोग फिर सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो रेडियो एक्टिविटी के हवाले से है कि किसी भी न्यूक्लियस से रेडिएशंस निकलती हैं। किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई से जब रेडिएशंस निकलती हैं तो वो रेडिएशंस मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं, क्वालिटी की होती हैं। आज उन रेडिएशंस के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे और बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या होता है आज हम उसको भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहली चीज रेडियो एक्टिविटी। हमने देखा है पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स बढ़ता जाता है, एक टाइम लिमिट के बाद जब एटॉमिक नंबर ग्रेटर होता है 82 से, एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर जब ग्रेटर होता है 82 से, तो इन एलिमेंट्स के अंदर हम कुछ ऐसा बिहेवियर देखते हैं कि इन एलिमेंट्स से रेडिएशंस निकलती हैं। टाइम इंटरवल टी पे मुख्तलिफ रेडिएशन इजेक्ट होती हैं, बाहर निकलती हैं, ताकि इन रेडिएशंस के निकलने की वजह से ये एलिमेंट स्टेबल हो जाते हैं, ये एलिमेंट कन्वर्ट हो जाते हैं, एक स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाते हैं। तो इस तरह के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और फर्स्ट टाइम इस रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया हेनरी बेकरवेल ने 1896 में, इसीलिए इसके ऑनर में हम रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट है वो भी बेकरवेल से हम लोग याद करते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पर ये है कि एटॉमिक नंबर 82 से बियॉन्ड जितने भी एलिमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर कोबाल्ट हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, पोलोनियम हो गया, और जितने भी हैं इन सब में से एक इनविजिबल रेडिएशंस निकलती हैं। तो उन रेडिएशंस के बारे में जब स्टडी किया गया तो ये बात साबित हो गई कि ये रेडिएशन इसलिए निकलती हैं ताकि ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो अपने अंदर से कुछ ना कुछ पार्टिकल इजेक्ट करे, और इजेक्ट करने के बाद कुछ ऐसे स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए कि जिसके बाद इसमें से ये रेडिएशंस क्या हो जाएं, स्टॉप हो जाएं। जब तक ये अनस्टेबल होगा इसमें से रेडिएशंस क्या होंगी स्टूडेंट्स, इजेक्ट होती जाएंगी। सबसे पहली चीज रेडियो एक्टिविटी के बारे में सबसे जो पहला कंसेप्ट है वो ये है इजेक्शन ऑफ रेडिएशन और न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम अ न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम is called रेडियो एक्टिविटी। इसको हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिविटी। और इजेक्शन जो होती है वो बेसिकली ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसके लिए बाहर से किसी फोर्स की जरूरत नहीं होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि किसी बाहर से एजेंसी की जरूरत नहीं होती बल्कि ये खुद ब खुद हो जाता है। जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए हमें लाजमी बाहर से किसी ना किसी इन्फ्लुएंस की जरूरत होती है। तो ये रेडियो एक्टिविटी बेसिकली एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें से अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से वक्तन ब वक्तन मुख्तलिफ रेडिएशंस निकलती हैं। जिन रेडिएशंस में मुख्तलिफ रेडिएशन है, जिनमें से अल्फा रेस है, जिनमें से अल्फा रेस नजर आते हैं, हमें बीटा रेस नजर आते हैं, और जो थर्ड जो है वो गेमा रेस है। और सबसे पहली चीज जो आप लोगों को समझनी है कि ये तीनों रेडिएशन साथ नहीं निकलती हैं। टाइम टू टाइम कभी अल्फा रेडिएशंस निकलती हैं, कभी बीटा, कभी गामा, कभी अल्फा और गामा निकलती हैं, कभी बीटा और गामा निकलती हैं। तीनों एक साथ कभी भी नहीं निकलती हैं। अल्फा रेडिएशंस का मतलब ये होता है कि अल्फा जब निकलता है तो बेसिकली क्या निकल रहा होता है। अल्फा रेस आप लोगों के जहन में आता है, हमेशा आप लोग अल्फा रेस को अपने रडार में से गुजारते हैं, मगर आप लोगों को समझ में नहीं आता कि अल्फा क्या होता है। बेसिकली अल्फा हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम H42, जिसका एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। अब यहां पर गौर से देखें, एटॉमिक मास हीलियम का 4 होता है और एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है। एटॉमिक मास इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, जबकि एटॉमिक नंबर कॉम्बिनेशन होता है सिर्फ प्रोटॉन्स का। फिर से कह रहा हूं, एटॉमिक मास कॉम्बिनेशन होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर ये रिसर्च हो गई कि किसी भी न्यूक्लियस की कॉम्बिनेशन में दो फंडामेंटल पार्टिकल्स का
इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें से एक प्रोटॉन डिस्कवर हुए और एक न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन बेसिकली कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो एटॉमिक मास की जब हम बात करते हैं, हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, तो इसका मतलब इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। इसी तरह हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोटॉन्स हैं। जबकि एक हीलियम न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। क्यों? जब हम हीलियम एटम की बात करते हैं तो हीलियम एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूक्लियस के साथ रह जाता है, जिसके ऊपर +2 प्रोटॉन का चार्ज होता है, जिसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा रेस कहते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियस कहा जाता है, या फिर इसे क्या कहा जाता है, हीलियम का न्यूक्लियस कहा जाता है। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट से जब ये रेस निकलती हैं तो उस एलिमेंट में बेसिकली उस एलिमेंट में क्या होता है, जब भी उस एलिमेंट से ये रेस निकलती हैं तो उस एलिमेंट में से 4 एटॉमिक मास में डिक्रीज आ जाता है और 2 प्रोटॉन नंबर, उसका 2 प्रोटॉन नंबर चार्ज में भी क्या आ जाता है, डिक्रीज आ जाता है। जब ये रेस निकल जाती हैं तो उसकी न्यूक्लियस में से +2 चार्ज का डिक्रीज आ जाता है और उसका एटॉमिक मास कितना डिक्रीज होता है, 4 वैल्यू में एटॉमिक मास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये बात थी अल्फा रेस की। और जब ये बीटा रेस निकलती हैं तो बीटा रेस जब भी निकलती है तो बीटा रेस बेसिकली एसोसिएटेड है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। अब आप लोग परेशान हुए होंगे कि सर यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्या कर रहा है। न्यूक्लियस की तो बेसिकली कॉम्बिनेशन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या काम है। तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर एक फिनोमिना हो रहा होता है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, जिसमें एक न्यूट्रॉन जो होता है जिसके ऊपर चार्ज 0 होता है। हमेशा याद रखें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। हमेशा ये पॉइंट याद रखें, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो स्लाइडली हैवियर होता है प्रोटॉन के मास से। जब भी न्यूट्रॉन अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है, अचानक से एक रिएक्शन में न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन में। मिसाल के तौर पर ये एक न्यूक्लियस है जिसमें 3 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूट्रॉन्स हैं। 3 प्रोटॉन्स हैं, 4 न्यूट्रॉन्स हैं। इसका मतलब अगर मैं इस एलिमेंट को x कहता हूं, इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसका एटॉमिक मास 7 होगा और एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ किसको बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 3 होंगे। अब इसमें रिएक्शन ऐसा हुआ कि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। जब प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका एटॉमिक मास फिर से 7 होगा। अब प्रोटॉन बेसिकली, प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ये लोकेशन एटॉमिक नंबर के लिए होती है और एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने इंक्रीज हो गए, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गए 4। यहाँ भी कुछ ऐसा होता है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन में और साथ में इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ये न्यूट्रॉन का रिएक्शन है। बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर कुछ ऐसा हो रहा होता है कि एक न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। इलेक्ट्रॉन मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ ना कुछ चार्ज का इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाता है, इस रिएक्शन में बाहर निकल जाता है। फिर उसके एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए एक और पार्टिकल निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। एंटी न्यूट्रिनो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ये निकलता है। तो इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत डीप में है। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को जर्नल बता दिया, ये पार्टिकल जो है वो एनर्जी डिफरेंसेस को बैलेंस करने के लिए निकलता है। तो ये वो रिएक्शन है बीटा रे, जहां पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है किससे, किसी अनस्टेबल न्यूक्लियाई से। इसका मतलब उस केस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। और अल्फा रेस बेसिकली इसमें से कोई पार्टिकल निकलता नहीं है, बल्कि ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो कि निकलती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होती है और वेवलेंथ बहुत ही कम, इतनी कम कि एक्सरेज की भी वेवलेंथ से क्या होती हैं, शॉर्टर होती हैं, शॉर्टर वेवलेंथ देन
एक्सरेस। एक्सरेस से भी ये वेवलेंथ क्या होती हैं, शॉर्टर होती हैं। ये हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो न्यूक्लियस से इजेक्ट हो जाती हैं। अब यहां पर इन अल्फा रेस निकली, बीटा रेस निकली या फिर गेमा रेस निकली, 3 टाइप ऑफ रेस निकली। अब ये किस तरह पता चला कि ये रेस निकली और किस तरह आइडेंटिफाई किया कि बास का नाम अल्फा रेस रखा, बास का नाम बीटा रेस रखा, बास का नाम गेमा रेस रखा। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। एक लीड का ब्लॉक है, एक लीड ब्लॉक जिसको अंदर से खोखला किया गया है, जिसको अंदर से खोखला किया गया है और इस लीड के ब्लॉक को किसी वैक्यूम चैम्बर के अंदर रख दिया गया। इस लीड के ब्लॉक को किसी वैक्यूम चैम्बर के ऊपर रख दिया गया और इस चैम्बर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इस प्लेट को प्लस कर दिया, इस प्लेट को माइनस कर दिया और इस लीड के ब्लॉक के सेंटर में एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट को रखा गया। अब जाहिर सी बात है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट का मतलब ही यही होता है कि इसमें से वक्तन बवक्तन रेडिएशंस निकलती हैं, इजेक्ट होती हैं। ये हमेशा डिके होता जाता है। डिके मतलब अपनी ओरिजिनल के कम होता जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये कितने टाइम के बाद कम होता है वो हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ के अंदर। मगर रेडियोएक्टिव एलिमेंट का ये कंसेप्ट है कि ये टाइम टू टाइम डिके होता जाता है, अपने ओरिजिनल के कम होता जाता है। तो इसमें से रेडिएशंस निकली। अब जब रेडिएशंस निकली तो हम जानते हैं कुछ रेडिएशन जो हैं वो बगैर किसी डिफ्लेक्शन के सीधी चली गई, कुछ रेडिएशंस बगैर किसी डिफ्लेक्शन के सीधी चली गई। तो यहां से ये बात साबित हो गई, जो बगैर किसी डिफ्लेक्शन के सीधी चली गई उनको हम क्या कहेंगे, गामा रेस। उनको हम गामा रेस कहेंगे। गामा रेस बेसिकली क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता। ये हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी रेडिएशंस हैं जिनकी शॉर्ट वेवलेंथ है, जो बगैर किसी डिफ्लेक्शन के सीधी स्ट्रेट चली गई। और कुछ रेडिएशंस ऐसी थी, मिसाल के तौर पर हीलियम है। हीलियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, हीलियम बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है +2। जब आप इसका आउटरमोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो, जब कोई भी एटम किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो हीलियम बेसिकली नेचर के अंदर अल्फा रे जो है वो बेसिकली किस तरह एसोसिएटेड है, हीलियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, +2। इसका मतलब +2 इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज हुए हैं। तो हमेशा इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर +2 चार्ज होगा। इसका मतलब ये प्लस चार्ज नेचर में होता है, इसे +2 की जरूरत होती है। जैसे ही कुछ रेस यहां से निकली और देखा गया कि ये रेस क्या हो गई, नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई। ये रेस नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई। यहां से ये बात साबित हो गई कि नेगेटिव प्लेट की तरफ हमेशा वो रेस बेंड होती हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो यहां से ये डिस्कवरी हो गई अल्फा रेस की। और कुछ रेस आई और पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। कुछ रेस निकली और पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। अब पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट वही रेस होती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जहां से ये बात साबित हो गई, ये कौन सी रेस है, बीटा रेस है। और ये बीटा रेस एसोसिएटेड है इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन के साथ। अब इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। इलेक्ट्रॉन बेसिकली न्यूक्लियस से निकलने का मतलब ये होता है, एक न्यूट्रॉन में चेंज आ जाता है, प्रोटॉन में चेंज होता है और इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है। और एंटी न्यूट्रिनो क्यों बनता है, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करे। तो यहां पर देखें, इसका मतलब तीन तरह की रेस हमें डिस्कवर हुई। एक रेस जो कि बगैर किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट चली गई, उनको हम लोगों ने गेमा रे कहा। वो रे जो कि नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई उसको हमने अल्फा रे कहा। और वो रे जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई उनको हमने बीटा रे कहा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर देखें, अल्फा रेस में जो बेंडिंग का जो प्रोसेस आया है वो कम आया है एज कंपेयर टू बीटा रेस। यहां भी एक कंसेप्ट है कि अल्फा रेस में बेंडिंग इतनी ज्यादा नहीं हुई है, बीटा रेस में बेंडिंग इतनी ज्यादा क्यों हुई है। अगर ये आपसे सवाल पूछा जाए तो आप कहें कि अल्फा रेस का जो मास है वो ज्यादा होता है। देखें, अल्फा रेस का जो मास होता है, अल्फा रेस बेसिकली एसोसिएटेड है हीलियम न्यूक्लियस के साथ, जिसका जो
एटॉमिक मास है वो 4 होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 2। जबकि बीटा रेस जो है ये अल्फा रेस है, जबकि बीटा रेस एसोसिएटेड है सिंगल इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन के साथ जिसके ऊपर सिर्फ चार्ज होता है। इसका मास होता है इतना कम मास होता है, और मास भी मैं लिख देता हूं 0.0055 यूनिफाइड एज कंपेयर टू हीलियम न्यूक्लियस। इसका बहुत ही कम मास होता है एज कंपेयर टू हीलियम न्यूक्लियस, जिसकी वजह से मास कम होने की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा और इसमें डाइवर्जेंस ज्यादा होगी। जबकि एज कंपेयर टू अल्फा रेस इसका मास ज्यादा है, इसमें डाइवर्जेंस क्या होगी स्टूडेंट्स, कम होगी। ये ऑल अबाउट था रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये होता है पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, आपने देखा होगा यूरेनियम को उठा लें, थोरियम को उठा लें, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को उठा लें, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो अमाउंट है वो इतनी डिसबैलेंस्ड है कि अब उस अमाउंट को बैलेंस करने के लिए इनमें से मुख्तलिफ टाइम टू टाइम में रेडिएशंस निकलती हैं। जिन रेडिएशंस में हमने पढ़ा अल्फा रेस, जिन रेडिएशंस में हमने पढ़ा बीटा रेस, जिन रेडिएशंस में हमने पढ़ा गामा रेस, ये रेडिएशंस निकलती हैं और जाहिर बात है ये रेडिएशंस एसोसिएटेड है मास चेंजेस के साथ। जैसे ही हीलियम निकलता है इसमें से 4 एटॉमिक मास में डिक्रीज आएगा। जाहिर बात है पेरेंट न्यूक्लियस में से बार बार जब हीलियम निकलता जाएगा, अल्फा रेस निकलती जाएंगी तो 4 में डिक्रीज आता जाएगा और ये पेरेंट न्यूक्लियस चेंज होता जाएगा और एक स्टेबल एलिमेंट में चेंज हो जाएगा। ये तमाम बातें थी रेडियो एक्टिविटी के बारे में और इसके कंसेप्ट को हमने समझ लिया कि रेडियो एक्टिविटी इज बेसिकली द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस है या फिर न्यूक्लियॉन्स का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई से। और ये प्रोसेस कैसा होता है स्टूडेंट्स, स्पॉन्टेनियस होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। और सबसे पहली जो काम रेडियो एक्टिविटी के ऊपर किया वो हेनरी बेकरेल ने किया और मैरी क्यूरी, 2 साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने भी इसके ऊपर काम किया। इन दोनों साइंटिस्ट ने भी रेडियो एक्टिविटी के ऊपर डिस्कवरी की। इन लोगों ने 2 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जिसका नाम था रेडियम और पोलोनियम। मगर असल जो काम इसके पीछे जो काम की जो एफर्ट थी वो बेकरेल की ज़्यादा थी, तो इसीलिए रेडियो एक्टिविटी को बेसिकली बेकरेल के नाम से याद किया जाता है। तो आज का लेक्चर रेडियो एक्टिविटी के हवाले से था। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।